नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम क्लास 11th का एक बहुत ही ज़्यादा शानदार सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम है डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यूस, यानी डिस्कवर किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है टुट को। इसका मतलब क्या है? टुट गुम थोड़ा ना हुए हैं। डिस्कवरिंग मतलब किसी चीज़ के बारे में पता चला। तो टुट एक मिस्ट्री है कि आखिर टुट की डेथ कैसे हुई थी। टुट के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। सागा मतलब कहानी, किस्सा। तो ये कहानी, ये किस्सा कि आखिर डेथ कैसे हुई थी, ये चालू है। अब तक रिसर्च हो रही है, लोग सोच रहे हैं क्या हुआ होगा, आखिर क्या हुआ होगा। ये वैसा ही है जब हम बाहुबली 2 के आने से पहले सोचते थे ना, किसने मारा बाहुबली को। वैसा ही है कुछ है कि क्यों मारा, कटप्पा ने क्यों मारा। तो ये जो सवाल है, टुट कैसे गए, कैसे उनकी मौत हुई। कुछ लोग मानते हैं कि मर्डर हुआ था, बट फाइनल नहीं है। तो ये जो सागा है, ये सवाल, ये कहानी अब तक जारी है। ये हमारा चैप्टर है, लिखा है इसको AR विलियम ने, AR रहमान नहीं, AR विलियम। ठीक है जी। बैकग्राउंड समझ लो सबसे पहले, क्योंकि हमारे देश का नहीं है। तो जब अपने देश का नहीं हो तो अच्छा होता है कि पहले बैकग्राउंड समझ लो। इजिप्ट के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। सबसे पहले समझो वहां पे जो राजा है, जैसे हमारे यहाँ राजा या बादशाह हुआ करते थे। हम कहते थे महाराज कृष्णदेव राय, ठीक है, या फिर हम कहते थे बादशाह बाबर या महाराणा प्रताप। उस तरीके से वहां पे कहते थे फिराओ राजा होता था। हमारे यहाँ पे आप जब इंडिया में रहते हो, या तो आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपके यहाँ पे जब डेथ होती है तो दो ही ऑप्शन होंगे, जला दो या दफना दो। दोनों ही केसेस में हम ज़्यादा कुछ लेके नहीं जाते। एक कफन होता है हमारे बॉडी के ऊपर, और कहते हैं ना वो सिकंदर जब भी गया हाथ खाली थे, उस टाइप से हमारी डेथ होती है। वहाँ ऐसा नहीं है। ये इजिप्ट वाले अलग ही थे। इनके हिसाब से जो मौत है वो मौत नहीं है, वो एक नींद है। तो भाई जो है ना, सब लेके मरो। तो इनके पास जो भी दौलत होती थी, ये बहुत सारी कंट्रीज में होता है। अगर आपने कभी सिंदबाद की कहानियां सुनी होगी, उसमें भी आप ये देखोगे। तो क्या होता था, जैसे डेथ हो रही है, राजा आदमी, भाई साहब पैसा बहुत है, दास दासियां, सोना जेवर जो भी है, तो वो सब लेके ही दफन हो जाते थे। और ऐसा नहीं करते थे जैसे हम लोग जला के बॉडी को खत्म कर देते हैं, या फिर कॉफिन में डाल के क्रिश्चियंस खत्म कर देते हैं। भाई 10 साल में तो बॉडी खत्म हो जाती है। कभी कभी तो कब्रिस्तान के ऊपर ही स्कूल या कोई बिल्डिंग बन जाती है। लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ एक पर्टिकुलर सी शानदार सी गुफा होगी, जिसको हम कहते हैं पिरामिड। तो जो पिरामिड हम लोग कहते हैं, वो कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है कि भाई वो लोग घुमा फिरा करते थे, वो कब्र है। आप कब्र को देख के खुश हो रहे होते हो, वो किसी की कब्र, किसी को दफनाया गया है। एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। फिर जैसे हमारे यहाँ पे डायनेस्टियां हुआ करती थी, बड़ी बड़ी डायनेस्टी, हजारों साल जिन्होंने राज किया हो। एक तो होता है हिस्ट्री वाली डायनेस्टी को देखते हैं कि भाई अकबर, बाबर, हुमायूं, ये होती है सैकड़ों साल वाली, कि भाई सैकड़ों साल किसी ने राज किया हो। इन लोगों ने बहुत किया हुआ था, इन्होंने भी ऐसे ही सैकड़ों साल तक राज किया था, जिसको हम कहते हैं 18th डायनेस्टी ऑफ इजिप्ट। तो एक डायनेस्टी हुआ करती थी, जिस डायनेस्टी के राजा की हम बात करेंगे। ठीक है। फिर हमारे यहाँ जैसे अलग अलग भगवान हैं। कोई विष्णु जी को मानता है, कोई शिव जी को मानता है। प्राचीन काल में हमारे यहाँ इस बात पे लड़ाई हो चुकी है। आपने अगर 10 अवतार मूवी देखी है बॉलीवुड की, उसमें भी आप देखोगे कि वो शिव को मानता था एक राजा, तो उसने विष्णु के भक्त को नदी में फेंक दिया, मूर्ति को फेंक दिया। पहले कुछ ऐसे करते हैं, जो विष्णु को मानते हैं वो शिव की मूर्ति को फेंक देते हैं। कभी कभी होता है। आजकल भी आप देखोगे हमारे भगवान अच्छे, आपके भगवान अच्छे, या रिलीजन के नाम पे हम लड़ते हैं। इजिप्ट में भी ऐसा था। इजिप्ट में 2 गॉड थे बहुत फेमस, आमुन और आटेन। आमुन थे सन और एयर दोनों के गॉड। हमारे यहाँ जैसे हम लोग कहते थे सूर्य देव, वायु देव, जल देव, वरुण देवता, इंद्र देवता, देवता हम कहते थे। तो आमुन जो थे वो सूर्य और हवा दोनों के थे। आटेन जो थे वो सिर्फ सन डिस्क के थे। आप देखते हो सूरज के आसपास ये डिस्क होती है, ये ऐसे रेज निकल रही होती है, इसको बोलते हैं सन डिस्क। यानी ये अरुण भी कहते हैं, हिंदी में हम इसको कहते हैं अरुण, जो सूर्य का रथ है, जो सूर्य की किरणें हैं। अब इन लोगों में लड़ाई होती थी, गॉड्स में नहीं, लोगों में। जो इनको मानता है वो इनके खिलाफ जाएगा। कुछ देखो, कुछ अच्छे होते हैं, जैसे आप देखोगे कुछ अच्छे होते हैं, वो कहते हैं सारे भगवान बराबर है। कुछ कहते हैं मेरा भगवान अच्छा, तेरा भगवान अच्छा। तो जिसकी हम कहानी पढ़े ना, टुट, इसके पिताजी ऐसे थे जो एक्सट्रीम एटेनिस्ट थे। एक्सट्रीम एटेनिस्ट, वो एटेन गॉड को इतना मानते थे कि पहले के आमुन गॉड की सारी मूर्तियां तोड़ दी। मैं आगे आपको फिर से बताऊंगा, मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ, पूरी मूर्तियां तोड़ दी। जैसे हमारे यहाँ नहीं था कि भाई कुछ एक धर्म के, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक धर्म के राजा हुआ करते थे,
उन्होंने दूसरे धर्म के मंदिरों को या मस्जिदों को तोड़ा, फिर वो वापस उसको जोड़ना चाहते हैं, मतलब धर्म के नाम पे कोई मंदिर तोड़ना चाहता है, कोई मस्जिद तोड़ना चाहता है, फिर कोई वापस बनाना चाहता है। तो ये वहाँ पे भी हुआ। तो जो इनके पिताजी थे वो एटेन थे, उनने आमुन की सारी मूर्तियां तोड़ दी। टुट आमुन के अवतार माने जाते थे, साक्षात आमुन आए हो ऐसा प्रतीत होता था। उन्होंने वापस आमुन को बुला लिया इन द सेंस आमुन की पूजा वापस स्टार्ट हो गई, और वो कल्चर जो टुट के पिताजी के आने से पहले चलता था वो कल्चर वापस आ गया। ये मैंने आपको बता दिया बैकग्राउंड। दोस्तों अब जान लेते हैं पूरे वंश के बारे में। इनके पूरे मतलब ये नहीं कि 100-200 लोगों के बारे में हम जानेंगे, मेनली 2 लोगों के हमको बारे में जानना है। सबसे पहले थे इनके टुट के दादाश्री आमेनहोटेप III। आमिन, समझ रहे हो वर्ड? मैंने आपको कहा था ना अभी 2 गॉड हैं, आमुन और आटेन। तो अगर किसी का नाम में आटेन है, एटेन मतलब यानी उनके नाम में एटेन होने का है कि भाई वो एटेन गॉड से रिलेशन रखते हैं। आमेन है इसका मतलब वो आमुन से रिलेशन रखते हैं, और ट्रेडिशनली आमुन गॉड की पूजा होती थी ज़्यादा। तो इनका नाम क्या है? आमेनहोटेप, यानी कहीं ना कहीं ये आमुन गॉड के भक्त हैं और उनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं। ठीक है, अच्छे खासे राजा थे भाई साहब, 40 साल तक राज किया यार, छोटी बात थोड़ा होती है। इतना बड़ा साम्राज्य 40 साल तक इन्होंने राज किया, महान फेराव थे। अब भाई साहब कुल में नाश आता ही है, तो एक बहुत ही खराब सा रूलर आ गया, टुट के पिताश्री। खराब क्यों कह रहा हूं मैं, आप समझ जाओगे। जब ये पैदा हुए, बड़े हुए, तो इनका नाम था आमेनहोटेप IV। आमेनहोटेप III, उनका बेटा 4, तो आने वाले का 5 हो जाता। पर ये भाई साहब अलग ही निकले, ये बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट एटेनिस्ट थे, एटेन गॉड की पूजा करने वाले। देखो एक तो होता है कि ना मैं पूजा करता हूँ, वो ठीक है। एक होता है मैं जबरदस्ती सबसे पूजा करवाऊँ क्योंकि मैं राजा हूँ, ये उस टाइप के हैं। जबरदस्ती पूजा करवाएंगे, तुम भी एटेन की पूजा करो, हर जगह मंदिर खत्म करो। आगे मैं पूरे कारनामे इनके बताऊंगा। तो ये भाई साहब ने कहा नहीं, मैं आमिन, मेरे नाम में आमिन कैसे हो सकता है? ठीक है, मैं तो एटेन की पूजा करता हूँ, तो मेरा नाम होना चाहिए एटेन का पुजारी, एटेन का दास। जैसे हम कहते हैं ना रामदास, कबीर दास, ऐसे इन्होंने कहा मैं एटेन का दास हूँ, इसीलिए मेरा नाम आज से होगा अखेताटेन। ठीक है, एटेन, ठीक है, एटेन, आतेन जो भी बोलते हो वो गॉड, अखेताटेन, ठीक है, या अखेटाटेन आप बोल सकते हो, जो आटेन का अखेट यानी दास हो। ठीक है जी, तो ये इन्होंने कर दिया। अब मैं बताता हूँ आपको इनके और कारनामों के बारे में। अब जानते हैं टुट के पिताजी के और कारनामों के बारे में। नाम तो भाई साहब ने बदल दिया, भाई साहब ने कैपिटल बदल दी। क्या होता है, ये राजाओं को बहुत शौक होता है। हमारे यहाँ भी एक राजा थे, जितना मुझे याद है, आई एम नॉट श्योर, शायद औरंगजेब का ही था, कि उन्होंने कहा नहीं दिल्ली नहीं औरंगाबाद चलेंगे, कैपिटल बनाएंगे। वो पानी आया नहीं, सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। कोशिश की तो बहुत राजाओं ने किया हुआ है कि नहीं यहाँ की जगह यहाँ कैपिटल शिफ्ट करूंगा, इतिहास में मेरा नाम होगा। ये भाई साहब ने भी कहा। थीब्स बहुत सालों से कैपिटल थी, इनने कहा नहीं जी अखेटाटेन चलेंगे भाई, सिटी ऑफ अखेटाटेन बनाएंगे, नए भगवान, नई मूर्तियां, तो पुरानी मूर्तियां खत्म करेंगे। भाई साहब ने मूर्तियां तोड़ दी, मतलब इतने सालों से जिस भगवान की लोग पूजा कर रहे हैं उनके नज़रों के सामने उनके भगवान के मंदिर तोड़ दिए गए, मूर्तियां तोड़ दी गई। आज से आटेन भगवान की पूजा होगी, आमुन की पूजा नहीं होगी कर करके मूर्तियां तोड़ दी, स्टैचू तोड़ दिए, बड़ा काम खराब किया भाई साहब ने। जहाँ पे थीप्स हुआ करता था वहाँ पे शिकागो की यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने एक रिसर्च सेंटर बनाया। रिसर्च करेंगे, वहाँ के लोग रिसर्च बड़ा करते हैं। शिकागो अमेरिका में है, आपको पता होगा, एक स्टेट है, उनकी यूनिवर्सिटी है। उनने कहा रिसर्च करेंगे, सेंटर बनाएंगे, एक रिसर्च सेंटर बना लिया। वो तब नहीं, 3000 साल पहले नहीं, अभी, ठीक है, इसी सदी में आप कह सकते हो, इन्हीं 200 सालों के अंदर ही हुआ है। रिसर्च सेंटर बनाया, कहाँ पे बनाया? आज हम कहते हैं उसको लक्सर नाम का एक एरिया है, जो कभी थीप्स हुआ करता था। तो वहाँ के जो चेयरमैन हैं उनका नाम था रे जॉनसन। अब तो बदल गए होंगे, जब चैप्टर लिखा गया तो रे जॉनसन थे। वो जब रिसर्च करते हैं इस बारे में, वो कहते हैं इट मस्ट हैव बीन हॉरिफिक टाइम, बहुत अजीब सा समय होगा यार। आप इमेजिन करो, कभी भगवान ना करे कभी ऐसा हो कि हम जिस भगवान की पूजा करते हैं, या हम जिस अल्लाह की इबादत करते हैं, या हम जिस जीसस को प्रे करते हैं, कभी कोई आके उनकी मूर्ति तोड़ दे। हमारे इंडिया में भी हुआ था, कभी हमारे मंदिर तोड़े गए थे या और तोड़े गया था, तो अजीब लगता है। तो वही समय हुआ, ठीक है जी। वो कहते हैं एक तो जो इतनी बड़ी फैमिली जिन्होंने रूल किया वो एंड पे आ रही थी,
ये भी सच है यार, सबको फील तो हो जाता है ना कि डायनेस्टी गिर रही है, ऊपर से ऐसा राजा मिल गया, इतना वैकी राजा मिल गया अजीब सा, जो दिमाग खराब कर दिया है। तो बड़ा अजीब सा समय रहा होगा। अब जानते हैं इनके और बारे में। तो दोस्तों, टुट के पिताश्री यानी अखेतातेन की डेथ के बाद अजीब सा बंदा आया, स्मैन ख करे। कहाँ से आया, कहाँ को गया नहीं पता, बस आया, राज किया और चला गया। इसके बाद सिर्फ 9 साल की उम्र में हमारे हीरो तुतनखातेन राजा बने, 9 साल की उम्र में। ऑफ कोर्स पिताश्री आतेन के बहुत सारे पुजारी थे, तो उन्हें नाम रख दिया तुतनखातेन। ठीक है, खुद का जैसा नाम था वैसा नाम बेटे का। बेटा भाई साहब बड़ा, उस समय भी लोगों को नाम बदलने की बहुत ज़्यादा शौक हुआ करता था, आज भी नेताओं को है। तो ये जैसे ही राजा बने ने कहा नहीं, मैं क्या कहा हातेन, मैं आमुन की पूजा करता हूँ, मैं खुद आमुन का स्वरूप हूँ, लिविंग इमेज ऑफ आमुन, यानी मैं खुद आमुन गॉड हूँ, तो इसलिए मेरा नाम है तुतनखामुन। इनने खुद का नाम बदला, पुराने सारे तरीके को वापस लेके आए, आमुन गॉड की पूजा, आमुन गॉड के मंदिर जो पिताश्री ने तोड़ा था उसको बना ही रहे थे। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि पता नहीं क्या हुआ, कौन से कटप्पा ने क्या क्या कर दिया, इनकी डेथ हो गई। सिर्फ 18-19 साल की उम्र में इस महान यंग राजा की डेथ हो गई। 9 साल की उम्र में बने, 10 साल में क्या कुछ नहीं किया, वो किया जिसने इतिहास में इनका नाम अमर कर दिया, पर पता नहीं क्यों डेथ हुई। और आज इसी बात पे रिसर्च हो रही है। अब बात करते हैं उस रिसर्च की जो इस टॉपिक पे हो रही है। इस सागा जो है ना, इस सागा मतलब क्या है, इस सागा कहानी है इस रिसर्च की। अब हम जानेंगे इस महान राजा की डेथ कैसे हुई और क्या रिसर्च हुई इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, इतिहास से प्रेजेंट पे आ जाओ, हजारों साल पहले से अब आ जाओ इस दुनिया में जहां अभी हम बात कर रहे हैं। ज़्यादा पुरानी नहीं, करीब करीब आप कह सकते हो 100 साल की। 2021 में ये रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, शायद आप 2022 में या 2021 में इसको देख रहे हो। 1922, आज से 99 साल पहले, 2021 में जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब से 99 साल पहले ये टुम डिस्कवर हुई। इसका मतलब अभी तक यही नहीं पता था कौन सी वाली टुम है। कहानियां हमको पता थी कि भाई साहब ये राजा थे, इनकी कब्र हमको नहीं पता थी। किसने ढूंढी? एक हमारे थे हावर्ड कार्टर। अंग्रेजों को बड़ा शौक था भाई साहब। हमारे यहाँ भी जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, अंग्रेजों के ही हमारे इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट कुछ थे, उन लोगों ने ढूंढा था। ठीक है, सेम ऐसा हुआ। ये ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट भाई साहब, इनको बड़ी मची होती थी कहाँ क्या खजाना है, सोना लेके जाओ। तो ये जनाब आए और ये जनाब ने एक एक कब्र देख रहे थे, बहुत बड़ा मिशन चल रहा था। ठीक है जी, तो सब कब्रों में से एक कब्र इनको मिल गई। फिर क्या हुआ? उसके करीब करीब आप कह सकते हो 80 साल बाद, करीब करीब 80 साल बाद वो टुम वहां पे रही। लोग गुफा के अंदर जाके देख सकते थे। ये डिसाइड हुआ कि यार सिटी स्कैन करो, पता करो कि आखिर डेथ कैसे हुई। पता लगाओ दया, कुछ तो गड़बड़ है, वैसा ही मान लो आप। तो क्या किया गया, इसके कुछ सालों बाद 2005 5 जनवरी शाम को 6 बजे फाइनली वो कब्र जो हजारों साल पहले 19 साल का राजा मरा था, वो कब्र जो अब तक दफन थी, जिसके ऊपर लिखा हुआ है ये श्रापित है, इसको बाहर मत निकालना, वो शाम को 6 बजे निकाली गई। और वो शाम को जब 6 बजे निकाली गई, कहाँ से? द वैली ऑफ किंग्स। द वैली ऑफ किंग्स बोलते हैं उस जगह को जहाँ पे सारे पिरामिड है, जहाँ पे सारे राजा रानी बड़े बड़े लोग दफन है हजारों सालों से। अब उस दिन की बात करते हैं दोस्तों, जिस दिन ये सब कुछ हुआ, जो मैंने आपको डेट बताई, उस दिन दोपहर से ही विजिटर आना शुरू हो गए थे। 26 फीट जो पिरामिड है ना, उसमें नीचे उतरना पड़ता है, ऐसे नहीं है जीने चढ़ के। दफनाया जब जाता था तो ऐसा था कि चट्टान होती थी, चट्टान को काट के अंदर दफनाया जाता था। ठीक है जी, तो वहां अंदर जब जाया जाता है उस टुम में, तो वो टुम कैसी है? विजिटर्स अंदर आते थे, देखते थे, इतने हजारों साल पुराना राजा, थोड़ी एक रिस्पेक्ट होती थी देखने में। यार मजा आता है इतिहास देखने में। हम भी जब जाते हैं, हम तो सैकड़ों साल ना, हम जब जाते हैं, मैं जब ताजमहल गया था तो मैंने देखा कि हमारे कोई राजा थे, जैसे शाहजहां, मुमताज़ हमारी रानी हुआ करती थी। उसको देखने में एक फीलिंग आती है कि हम इतिहास से कनेक्ट कर रहे हैं, जबकि उनको तो 400-500 साल हुए होंगे। यहाँ हजारों साल, 3350 से भी ज़्यादा साल। क्या रिस्पेक्ट वाली फीलिंग थी। वो देखते थे, दीवारों पे मुराल्स बने हुए, दीवारों पे अलग अलग तस्वीरें हैं। ठीक है जी, और जो टुट का चेहरा है, अभी आपको एक इमेज दिख रही होगी, जो कब्र है, जो कॉफिन है, वो कॉफिन ऐसा वैसा नहीं था कि कॉफिन बस लकड़ी का। कॉफिन में गोल्ड की मूर्ति का, जो गोल्ड का जो चेहरा बना हुआ था टुट का, और ऐसा वैसा कॉफिन नहीं था, वो 3 लेयर्ड कॉफिन था। ये देखो, तभी तो ये भाई साहब जो कार्टर है, इनने गड़बड़ कर दी। अंग्रेज तो था ही,
इसको लगी थी बहुत सोने की, सोना मिले सोना मिले। तो ये जो अभी जो स्टडी कर रहे हैं जाही हवास, तो एक है ना इनका ये सेक्रेटरी जनरल है, इनका जो आप कह सकते हो डिपार्टमेंट है एंटीक्स का, कि भाई कैसे एंटीक्स को संभाले जाए, इजिप्ट के उसके इतिहास को संभाला जाए, ये उसके सेक्रेटरी जनरल है। ये ब्लेम करते हैं इनको, ये कहते हैं 1920 में जो हार्वर्ड ने किया वो हमें आज भुगतना पड़ रहा है। हार्वर्ड ने क्या किया मैं आगे आपको बताऊं, आपको खुद शर्म आ जाएगी यार। और आज भी ऐसा होता है, हिस्टोरिकल चीज़ों को तबाह कर दिया जाता है। ये भाई साहब ने क्या किया, ये देख के खुश हो गए। 3 लेयर कॉफिन, मतलब कॉफिन के अंदर कॉफिन के अंदर कॉफिन के अंदर लाश। जैसे हम डब्बे पैक करते हैं घर में, बड़े डब्बे में छोटा डब्बा, छोटे डब्बे में छोटा डब्बा, उसमें मेन आइटम छुपाते हैं। इसको दफनाया ऐसे गया था, 3 लेयर। पहली लेयर खोली, पहली लेयर में क्या था, सबसे पहले था श्राउड यानी कफन, एक कफन, कफन के ऊपर क्या था, मालाएं। ठीक है, अगर आपने कभी देखना ना पड़े आपको, कभी अगर आप देखोगे किसी का डेथ सेरेमनी तो माला चढ़ाई जाती है। इस राजा के ऊपर माला किसकी थी, माला थी जो ऑलिव होता है ना, ऑलिव आपने आंवला सुना होगा, विल्लो, विल्लो एक पेड़ होता है जिसका क्रिकेट बैट बनता है, आप सबने देखा होगा। ये जो पेड़ होते हैं इनकी पत्तियों की माला। और क्या था, एक सैलरी, सैलरी एक तरह की क्रॉप हुई होगी, वो जो क्रॉप है वो गुलाब, गुलाब की पत्तियां, और कॉर्न फ्लावर्स, कॉर्न मतलब जब मक्का उगता है ना, कॉर्न, स्वीट कॉर्न आपने खाए होंगे, उसके फूल उगते हैं वो, ये सब कुछ लगा हुआ था पहली लेयर खोलने पे। अब 2 लेयर और बताऊंगा मैं आपको। तो ये जो सारे फूल पत्ते हैं ये हमको बताते हैं कि ये जो दफन होने की क्रिया थी, जब दफनाया गया था, वो मार्च अप्रैल में होगा। साइंस को सलाम है जी, मतलब हजारों साल पहले क्या मौसम में क्या फूल पत्ते अवेलेबल रहेंगे वो उन्होंने बता दिया कि मार्च अप्रैल के टाइम पे ये सब अवेलेबल रहता है और तब इनको दफनाया गया होगा। ठीक है जी। अब ये भाई साहब कार्टर ने क्या किया, पहले तो पूरा चेक कर लिया कितना खजाना है। मैंने आपको कहा तुम में जब राजा को दफनाते तो ऐसे नहीं हमारी तरह कि भाई कफन उसमें ले गए कॉफिन में और दफना दिया या जला दिया। भाई साहब जितना सोना, जितना कुछ माल है, अशरफियाँ, गहने, महंगे महंगे कपड़े, महंगे कॉलर, ब्रेसलेट, जितना पॉसिबल है सब रख दिया जाता है। क्योंकि वो ये नहीं मानते कि मर के गया, वो मानते हैं मर के सो गया, गया नहीं सो गया। तभी आप हॉरर, जो हॉरर मूवीज में देखते हैं ना, मम्मी वापस आ गया, उसका मतलब क्या होता है, सो रहा था जाग गया। तो जो सारा आसपास का खजाना है वो देख लिया भाई साहब ने। फिर ये भेड़े थे उस टुम पे, जो बेसिकली कब्र थी। उस कब्र में भी 3 लेयर थी। पहली लेयर मैंने आपको बता दी अभी अभी, दूसरी में भी ऐसा ही कुछ हुआ, तीसरी में आई बॉडी। सोचा उसमें क्या है, बॉडी दिख रही है, ये निकाल लेंगे, श्राप तो पहले लिखा हुआ है, ऐसे निकाल लेंगे। पर प्रॉब्लम ये थी कि जब क्रिया होती है, जब वो प्रोसेस होती है उसको दफनाने की, उसको प्रोटेक्ट करने की, तो उस पर कुछ चिपचिपी चीजें लगाई जाती है, रेजिन। तो हुआ क्या, वो रेजिन्स इतने चिपक गए थे उस कपड़े को चिपकाने की बजाय कि बॉडी खुद चिपक गई थी उस कॉफिन से, उस गोल्ड के कॉफिन से। तो इनने कहा ठीक है, ये अय्यर वाला दिमाग इनका, धूप में करेंगे। इनने धूप में बॉडी को रखवा दिया बाहर निकाल के। 149 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आ गया, कुछ नहीं हुआ गम को, ऐसा नेचुरल था रेजिन्स। फिर इन्होंने कहा अब एक ही तरीका है, चिजेल। चिजेल आपने देखा है ना, एक हल्का सा कील होती है, किसी अगर तोड़ना हो दीवार को तो एक कील होती है लोहे की, उसको रखते हैं और ऐसा थोड़ा मारते हैं, यही तरीका है। इसको पता था इतिहास, भविष्य में जो लोग आएंगे वो गालियां देंगे। जैसे अब मेरे को भी बुरा लग रहा है कि यार क्या कर दिया ये, ठीक है, इनको भी लगा था, जाहिद अवास को भी, सबको बुरा लगा। तो इनने पहले ही कह दिया देखो यार मेरे पास ऑप्शन था नहीं, किसी भी सही तरीके से ये काम होना नहीं है, मैं नहीं करता, कोई चोर आते, चोर इसको और बुरी तरह से तोड़ देते। तो ये भाई साहब ने भी क्या किया, चिजेल करना शुरू कर दिया और कहा यार ऑप्शन नहीं था, मैं क्या करूं, चोर वोर कर देते तो कुछ नहीं बचता तुम्हारे पास। अब मैंने फिर भी संभाल के इसको तोड़ फोड़ की है जो भी। दोस्तों आज जमाना बदल चुका है। देखो कार्टर का जमाना, वो जो सोच थी वो गलत नहीं है, पर वो जमाना था जब हम फोकस करते थे ट्रेजर पे। आज हम पैसा लगा के अपने इतिहास को बचाते हैं। आप गए होंगे ताजमहल हम लोग जाते हैं, या फिर बटेश्वर जाते हैं मध्य प्रदेश वाले, हम अजंता एलोरा जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार वहाँ से कमा रही है, सरकार खर्च कर रही है रिसर्च पे, और आप कह सकते हो हमारे नेचर को प्रिजर्व करने पे, हमारे हिस्ट्री को प्रिजर्व करने पे, अलग अलग चीज़ों पे हम लोग पैसा लगा रहे हैं। तो आज सोच ये है कि रिसर्च हो जाए, हमें खजाना नहीं चाहिए, हमें चाहिए नॉलेज, हमें चाहिए सेफ्टी। तो आज का ज़माना अलग है, वो ज़माना अलग था, ठीक है जी। तो ऐसा ही ज़माने को फॉलो करते हुए 1968 में क्या हुआ, 1922 के बाद मैं बता रहा हूँ, कार्टर वाली वो हो गई। करीब करीब आप कह सकते हो 40 साल बाद, 40 नहीं टू बी प्रिसाइज 46 साल बाद एक्सरे हुआ। एक्सरे आ चुका था दुनिया में, और जब एक्सरे किया गया टुट का, ठीक है, जब बॉडी का किसी तरह एक्सरे किया गया, क्योंकि चिजिल करके बॉडी निकाली गई थी कार्टर के द्वारा,
और फिर जो भी पॉसिबल था हटाना वो सब हटा दिया उन्होंने, जो भी गोल्ड का माल था, फिर बॉडी को वापस रख दिया। ठीक है जी। अब एक्सरे में ये आया कि इनके जो रिब बोन्स है, मतलब हमारा जो छाती पे जो हमारी हड्डियां होती हैं, जो रिब केज होता है, हमारे लंग्स को जो बचा के रखती है हड्डियां, वो मिसिंग थी। यानी या तो किसी ने बुरी तरह काटा होगा, कोई बहुत बुरा, कुछ ऐसा बुरा हुआ होगा कि उनके फ्रंट की हड्डियां नहीं थी जब उनको दफनाया गया। ठीक है जी। इसके बाद क्या हुआ, आज जो ज़माना है उसको बोलते हैं हम सीटी स्कैन। एक एक्सरे नहीं होता, सैकड़ों एक्सरे होते हैं, मतलब अलग अलग एंगल पे एक्सरे किए जाते हैं और वो एक्सरे से एक रिपोर्ट बनाई जाती है। अगर आपने सीआईडी देखा है तो आप देखते होंगे कैसे वो सालूंखे जो है वो चेहरा बना लेता है या ऐसा कर लेता है। तो सीटी स्कैन को हम बोलते हैं कंप्यूटेड टोपोग्राफी, मतलब अलग अलग सैकड़ों एक्सरे जो है वो एक साथ हमको दिखाई देंगे और 2D की जगह 3D जो है वो इमेज बन जाएगी। या यही सिटी हुआ था टुट का भी। अब हमारा ये चैप्टर सुन के अगर ऊपर कभी टुट बैठे हुए हो तो उनको घमंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टुट अकेले नहीं है जिनका सीटी स्कैन हुआ था, या फिर आप कह सकते हो जिनको इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिला या जिनको ढूंढा गया। इनके जैसे 600 और कब्र है। जी हाँ, लेकिन हाँ आप कह सकते हो उनका जो देश है इजिप्ट, वहाँ पे ये भाई साहब आगे रहे। जब जिंदा थे तो भी जनता से आगे चलते थे। आज भी उनकी जनता में इतना नहीं होता सीटी स्कैन। जब ये हुआ था पहली बार सीटी स्कैन, मतलब जनता का नहीं हुआ, इनका हो गया। तो ये तब भी जनता से आगे थे, आज भी जनता से आगे है, लेकिन अकेले नहीं है, इनके जैसी 600 कब्र और है। तो जो वैली ऑफ किंग्स है वहाँ पे एक प्रोजेक्ट चालू किया गया था 2003 में, जिसको कहते हैं इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट। खोदो सारी कब्रें, मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहिए, ये भाई साहब उखाड़ेंगे। 600 गड़े मुर्दे उखाड़ लिए और सब पे रिसर्च चालू है, अभी तक चल रही है रिसर्च। तो उस रिसर्च में 600 गड़े मुर्दे उखड़े थे, 600 टुम मिली थी, उनमें से एक भाई साहब की थी। ठीक है जी। सीटी मशीन कहाँ से आई? पैसा था नहीं, रिसर्च वालों पे उतना होता नहीं है पैसा। तो जो इसके मैन्युफैक्चरर थे, जो बनाते थे उस समय सीटी मशीन, दुनिया में नई नई आई थी, उनका नाम था ये नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड साइमंस। इन लोगों ने डोनेट की थी कि यार चल तुम अच्छा काम कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, चल तुम यार फ्री में रख लो। तो इन्हें फ्री में मशीन दी थी, उससे काम हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे। तो अगर हम बात करें सीटी स्कैन की, इनका भाई साहब का सीटी स्कैन बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ। मैंने कहा ना, जनता को नहीं मिलता इतना जितना इनको मिला है। भाई साहब 1700 एक्सरे निकल आए क्रॉस सेक्शन में, एक दो नहीं 1700। और कैसे स्कैन हुआ पता है आपको? सिर का एक हिस्सा होता है, आपको पता होगा सेंटीमीटर मिलीमीटर, 0.62 मिलीमीटर का हिस्सा उसका स्कैन, फिर दूसरा 0.62, तीसरा 0.62, इस तरह से सिर से पैर तक का पूरा बॉडी स्कैन करके उसको साथ में जोड़ देना, कंप्यूटेड उसी को कहते हैं, जोड़ दिया, फिर बनता है एक सीटी स्कैन इनका। पर एक किस्सा बड़ा मजेदार है, कैसे हुआ था समझना, ये मैंने आपको बता दिया। भाई साहब इनकी जो पढ़ाई करने के लिए कि आखिर हुआ क्या था, 3 तरह के स्पेशलिस्ट आए, एक दो नहीं 3 तरह के। रेडियोलॉजी वाले जो सीटी स्कैन वगैरह में स्पेशलिस्ट होते हैं, जिनका काम होता है ये सब देखना, एक्सरे और जो सीटी स्कैन है, रेस, इन सबको पढ़ना। फॉरेंसिक्स, बायोलॉजी पढ़ने वाले। ठीक है जी। एनाटॉमी, बॉडी की जो स्टडी करते हैं, जो जिंदा लोगों की स्टडी करते हैं, बॉडी की स्टडी करने वाला। फॉरेंसिक्स, लाशों वगैरह की स्टडी करने वाला कि भाई कौन सी चीज़ कब डिग्रेड हुई, क्या केमिकल यूज हुआ। ठीक है। रेडियोलॉजी जो तरंगों वगैरह में स्पेशलिस्ट हो। 3 तरह के स्पेशलिस्ट भाई साहब आए। उसके बाद ये रात बड़ी मज़ेदार थी। शाम को 6 बजे का मैंने आपको किस्सा शुरू किया था, शाम को 6 बज रहे थे, सब कुछ डिसाइडेड था। फिर रात हुई, विजिटर जा चुके थे, स्पेशलिस्ट लोग थे जिनका काम है, गए टुम में, नीचे उतरे आदमी लोग। तो जैसे होता है वो किसी को जब लेके जाते हैं वो राम नाम सत्य टाइप, तो पॉल बियरर्स होते हैं जिनको रखा इसलिए जाता है कि भाई वो लाशें उठाएंगे, पॉल बियरर्स बोलते हैं। पॉल बियरर्स की तरह आदमियों ने ऐसे लाश को उठाया। टुम में रैंप बनाया गया था, चढ़ाई, तो कुछ जीने चढ़े, कुछ चढ़ाई चढ़ी, और फाइनली कब्र से हजारों साल बाद एक और बार राजा को बाहर ले आया गया। बाहर जीने चढ़े, बाहर भी रैंप था, क्योंकि देखो ये जो सीटी स्कैन है ना, इंसानों का कैसे होता है मैं आपको बताऊं। इंसान का होता है लेट के, हम लोग ऐसे लेट जाते हैं और हमको एक मशीन में डाला जाता है, उसको बोलते हैं सीटी स्कैन या फिर MRI। इनका ऐसे नहीं था, इनका सिस्टम ये था कि इनको चढ़ाया जाएगा और ऐसे में एक सीटी स्कैन मशीन होगी, उसमें डाला जाएगा। इन शॉर्ट पहले ऊपर चढ़ाया जाएगा फिर डाला जाएगा। तो यही हुआ, आदमी लोगों ने रैंप वैम्प चढ़ा और एक जो स्कैनर होल्डिंग आप कह सकते हो, जो भी स्कैनर था बेसिकली जो डोनेट किया गया था, वहां तक लाश को लेके आए। फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने साबित कर दिया कि श्राप जरूर था, कोई तो था, कुछ तो था ऐसा। देखते हैं। तो दोस्तों पूरा चैप्टर करने के बाद वापस 5 जनवरी 2005, हल्की सी सर्दी वाला समय है,
हुआ क्या भाई साहब, पूरी तैयारी हो गई, इनको मशीन में डाल ही रहे थे कि मशीन में क्या होता है, कूलर होता है। आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप होगा तो आपको पता होगा जब हम कंप्यूटर लैपटॉप चलाते हैं तो उसमें एक फ़ैन होता है एग्जॉस्ट, जो हवा बाहर फेंकता है। अगर आप बंद कर दो तो आपका कंप्यूटर या आपका लैपटॉप ठप पड़ जाएगा। ऐसा ही हुआ, मिट्टी फंस गई हमारे सिटी स्कैन के कूलर में। अब दिमाग खराब, 2 आदमी थे, वो प्लास्टिक वाला पंखा ले आए। तो एक गार्ड है ना, वो नर्वसली बोलते हैं ये कहीं श्राप तो नहीं है। भाई डर तो लगता है, और नेटिव आदमी है, हम तो पराए हैं, समझ में आता है अंग्रेज, ठीक है। तो जो नेटिव है उनको ज़्यादा डर लगता है। वो कहता है भाई श्राप व्राप तो नहीं है कहीं। फाइनली वो 2 पंखे काम कर गए थे और सिर्फ 3 घंटे लगे, सीटी स्कैन पूरा हो गया और वापस जो आदमियों ने कब्र को रख दिया। क्या इमेज बनी, बहुत अच्छे से सारी इमेजेस को असेंबल किया गया। नेक वर्टिब्रेट जो होता है, वर्टिब्रेट होता है हमारा जो बैकबोन होती है ना, उसको वर्टिब्रेट्स में डिवाइड किया जाता है, बहुत सारे वर्टिब्रेट होते हैं। गले के जो वर्टिब्रेट थे भाई इतने क्लियर थे कि बायो की क्लास का डायग्राम पढ़ रहे हो। क्या चेहरा वहरा सब बना दिया मस्त, ठीक है जी, सब कुछ कर लिया। जो जाही हवास है, मैंने आपको शुरू में बोला था, जो कह रहे थे ना कि कार्टर ने वाट लगा के रख दी, खराब कर दिया सब, जो आप कह सकते हो सेक्रेटरी जनरल है इस डिपार्टमेंट के, वो भाई साहब कहते हैं कि ये जो काम होने वाला था, जो मैंने आपको बताया 5 जनवरी, इतने बेचैन थे वो कि उससे पहले वाली रात को सोए नहीं थे। जो होता है ना लाइफ में हम कुछ बहुत बड़ा करने वाले होते हैं, रिस्क लेने वाले होते हैं, तो नींद नहीं आती हम लोग को, तो रात को ये 1 सेकंड भी नहीं सोए थे। वो कहते हैं आज 3 घंटे हो गए, पूरा काम हो गया, अब मैं चैन से घर पे जाके सोऊंगा। तो ये सब लोग मस्त बाहर निकल रहे थे। तो क्या मौसम था, हवा जो मैंने कहा था ना, जब 6 बजे का टाइम मैंने आपको बताया था तो हवा चल रही थी जब ये लोग अंदर जा रहे थे। अब जब 3 घंटे हो चुके हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है, हवा थम गई, जनवरी है, हल्की हल्की सी सर्दी है। अब इमेजिन करना, हो सकता है मैं इमेज भी लगा दूं, इमेजिन करना आदमी यहाँ है, लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट, हजारों साल पुरानी लाश की स्टडी, और जब वो ऐसे पलट के देखते हैं एक पिरामिड दिखता है, ठीक है। इमेजिन करना एक पिरामिड दिखता है, पिरामिड के जस्ट ऊपर एक और इमेज आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, ओरायन एक तरह का कॉन्स्टेलेशन है, जैसे हमारे यहाँ सप्तऋषि होता है और भी हम तारों के ग्रुप का नाम रख देते हैं। एक जस्ट उसके ऊपर, आपको पता है यहाँ खास बात क्या है, इजिप्शियन जो लोग हैं, इजिप्शियन जो माइथोलॉजी जो है, वो ये मानते हैं कि ओरायन जो है, ये जो जैसे हम सप्तऋषि बोलते हैं 7 ऋषि हैं, वैसे ओरायन को वो लोग बोलते हैं कि ये जो देवी हैं जिनका नाम है गॉडेस ऑफ आफ्टर लाइफ, ये गॉडेस है, देवी जो हैं जो मौत के बाद हमारी लाश को संभाल के रखती है, यानी इस टुट की लाश को, इन 600 लाशों को जिस देवी ने संभाला होगा, जिस गॉडेस ने, ओसाइसस, ये उनका प्रतीक है। यानी क्या कोइंसिडेंस है ना, वो लोग मानते हैं कि देवी बचा रही है। सचमुच जब लाश को वापस रखा, ऊपर उन्हीं का कॉन्स्टेलेशन था। लगता है बहुत प्यारा था उनको ये राजा। तो आपको अगर ये चैप्टर प्यारा लगा, अगर आपको लगा कि हमने कुछ कठिन चीज़ को आसान कर दिया है, तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। हर वीडियो में हम नहीं बोलेंगे, अगर आपको लगता है कि हम आसान कर रहे हैं आपके लिए पढ़ाई, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। फ्री PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।